देश में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन होने वाला है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। इस परिसीमन से दक्षिण के राज्यों में सन्नाटा पसरा है, या कहें कि राजनीतिक तौर पर खौफ भरा हुआ है। दक्षिण के राज्यों का आरोप है कि कमाते तो वो ज्यादा हैं और सरकारें उत्तर के लोगों को उसे रेवड़ियों में बांट देती हैं, जो कि सही भी है। आरोप ये भी है कि बीजेपी इस परिसीमन से अजय होना चाहती है, क्योंकि हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी की मजबूत पकड़ है और परिसीमन के बाद दक्षिण के मुकाबले उत्तर में ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात करेंगे परिसीमन क्या है, इससे देश की राजनीति कितनी बदलने वाली है, पिछली सरकारों ने परिसीमन लागू क्यों नहीं किया और दक्षिण के राज्य इस परिसीमन से बचने के लिए क्या कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पिछले हफ्ते कहा था कि लोगों को अब तुरंत ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बच्चों की संख्या की परवाह किए बिना मैटरनिटी लीव देने की बात कही थी। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि अगर आज ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो अगर आज भी बच्चा पैदा होता है तो 18 साल बाद वो वोट देने लायक होगा और उससे पहले परिसीमन हो चुका होगा, तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा है नहीं। एक सांसद ने तो बेटी होने पर 50,000 और बेटा होने पर एक गाय देने का वादा कर दिया। तो यहाँ ये समझ आता है कि दक्षिण के राज्यों को जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन क्या तब भी जब देश पहले ही 140 करोड़ की जनसंख्या पार कर चुका है? तो इसका राजनीतिक जवाब है हाँ। दरअसल देश में जनसंख्या की बढ़ोतरी में असमानता है। दक्षिण के राज्यों ने जीवन शैली के विकास पर ध्यान दिया है, बच्चे कम ही अच्छे पर काम किया है, लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने गिनती बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया। नतीजा आपके सामने है। इसी नतीजे के चलते दक्षिण के राज्यों पर राजनीतिक संकट गहरा गया है। अब आप सोचेंगे कि राजनीतिक संकट क्यों गहरा दिया है? दरअसल देश में परिसीमन लागू होना है जो पिछले 40 सालों से अटका पड़ा है और दक्षिण के राज्यों को डर है कि इस परिसीमन में दक्षिण की भागीदारी कम हो जाएगी। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि दक्षिण के राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी, लेकिन दक्षिण के राज्यों को इस बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कम नहीं होंगे ये बात ठीक है, लेकिन क्या उत्तर भारत में जिस तरीके से सीटें बढ़ेंगी उतनी सीटें दक्षिण में बढ़ेंगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। क्यों नहीं है भरोसा, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले परिसीमन क्या है वो आप समझ लीजिए। क्या है परिसीमन, कब और कैसे किया जाता है? असल में जब कोई विधायक हो या फिर सांसद हो, वो एक क्षेत्र की नुमाइंदगी करता है। क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। अब आखिरी बार इन क्षेत्रों का परिसीमन 1976 में किया गया था। उसके बाद से अब तक जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन परिसीमन नहीं हुआ। 1976 में जब परिसीमन हुआ था तब देश की आबादी 54 करोड़ हुआ करती थी। आज अनुमानित जनसंख्या 140 करोड़ है और अगर 2011 की जनसंख्या को भी आधार मान लिया जाए तो उस वक्त भी देश की जनसंख्या 121 करोड़ हुआ करती थी। 1976 में हर 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था। उसी हिसाब से देश में 543 सीटें बनाई गई थी, इनका गठन किया गया। 1976 का परिसीमन 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया था और हर जनगणना के बाद परिसीमन का नियम है, लेकिन ये नियम 1976 के बाद किसी सरकार ने माना नहीं और वो इसे टालते रहे। 1981, 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ। वहीं दक्षिण और उत्तर राज्यों में असमान जनसंख्या होने के कारण परिसीमन को टाला जाता रहा, ऐसा सरकारों ने तर्क दिया। 2000 में बीजेपी की अटल बिहारी सरकार ने संविधान में 84वां संशोधन करके लोकसभा सीटों के परिसीमन को 2026 तक स्थगित कर दिया था। तर्क दिया था कि उत्तर और दक्षिण की यह असमानता जनसंख्या वाली तब तक कम हो जाएगी या फिर सामान्य के नजदीक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अभी भी स्थिति को देखें तो 2011 की जनसंख्या को अगर आधार माने तो देश में 1210 सीटें हो जानी चाहिए, लेकिन 2011 के बाद देश में जनगणना ही नहीं हुई। तो अब अगर पहले जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा तो कम से कम 5 साल का वक्त लग जाएगा। उससे पहले 2029 का लोकसभा चुनाव आ जाएगा। यहाँ समस्या ये भी है कि फिलहाल लोकसभा में बैठने के लिए कुल 888 सीटें हैं, तो 1210 यानी 1210 अगर सीटें होती हैं तो वो लोग बैठेंगे कहाँ? और संविधान का आर्टिकल 81 भी कहता है कि 550 से ज्यादा सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा में नहीं आ सकते, तो उसके लिए भी संविधान में संशोधन करना होगा। अब संशोधन भी कर लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनगणना भी अगर हो जाती है तब भी सवाल है कि दक्षिण और उत्तर की असमानता को बरकरार तो रहेगी, वो उसे तो कम नहीं किया जाएगा, उसे कैसे कम किया जाएगा, सवाल बड़ा है।
क्योंकि परिसीमन तो जनसंख्या के आधार पर ही होना है। असमानता को देखें तो एक अनुमानित आंकड़े के हिसाब से अगर 1210 सीटों को 888 सीटों के हिसाब से एडजस्ट करें तो जिस यूपी में आज 80 लोकसभा की सीटें हैं वहां 147 सीटें हो जाएंगी, और जिस आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं वहां 37 हो जाएंगी। राज्यवार अगर इस परिसीमन के अनुमानित आंकड़ों को समझे तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वहाँ 147 हो जाएंगी, महाराष्ट्र में 88 के 82 हो जाएंगी, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 67 हो जाएंगी, बिहार में 40 सीटें हैं, 76 सीटें हो जाएंगी, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 53 हो जाएंगी, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 53 हो जाएंगी, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 45 हो जाएंगी, गुजरात में 26 सीटें हैं, 44 हो जाएंगी, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें 37 हो जाएंगी, राजस्थान में दोगुनी मतलब 25 से 50 हो जाएंगी, ओडिशा में भी 21 सीटों से बढ़कर 31 हो जाएंगी, केरल में भी 20 सीटों से बढ़कर 24 सीटें ही मात्र होंगी, तेलंगाना की 17 सीटें बढ़कर 25 पहुंच जाएंगी, झारखंड की 14 सीटें 24 हो जाएंगी, असम में 14 सीटों से 23 सीटें हो जाएंगी, पंजाब में 13 से बढ़कर 20 हो जाएंगी, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें बढ़कर 18 हो जाएंगी, हरियाणा की 10 सीटें 18 सीटों में बदल जाएंगी, दिल्ली की 7 सीटें 12 में तब्दील हो जाएंगी, जम्मू कश्मीर में भी 5 से बढ़कर 9 सीटें हो जाएंगी, उत्तराखंड में 5 सीटों से 7 हो जाएंगी, हिमाचल प्रदेश में 1 सीट बढ़ेगी 4 से 5 हो जाएंगी, त्रिपुरा में 2 से 3 हो जाएंगे, मेघालय मणिपुर में 2 सीटें थी 2 ही रहेंगी, गोवा में 2 से 1 हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीटों से 1 सीट हो जाएगी, दादरा और नगर हवेली में भी 2 से घटकर 1 रह जाएगी, नागालैंड, पुडुचेरी, मिजोरम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख में भी 1 सीट थी वो 1 ही रहेगी। कुल मिलाकर 543 सीटों से बढ़कर ये 888 का आंकड़ा हो जाता है। हालांकि यहाँ एक और बात पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि परिसीमन के लिए सिर्फ जनसंख्या ही आधार नहीं रहेगा, और भी बातों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे सभी इलाके भौगोलिक तौर पर एकजुट हों, सभी इलाकों में जिला मुख्यालय और प्रशासनिक कार्यालय भी हो, इलाके में आसानी से आवाजाही हो सके और कोई भी विधानसभा सीट 2 लोकसभा क्षेत्रों में नहीं आनी चाहिए। तो ये तो रही परिसीमन की बात। अब दक्षिण का डर भी आप समझ लीजिए। 1960 से 70 के दौरान सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने का अभियान चलाया था। दक्षिण के राज्यों ने इस अभियान पर ध्यान दिया, लेकिन उत्तर के राज्यों पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण के 5 राज्यों की आबादी 25 करोड़ है, जबकि हिंदी पट्टी वाले राज्यों की आबादी 57 करोड़ है, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा आबादी का अंतर फिलहाल मौजूदा वक्त में है। इसी बात से दक्षिण के राज्य बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इंदिरा गांधी ने हालांकि इस परेशानी को दूर करने के लिए 2002 तक परिसीमन ना करने पर रोक लगाई थी। अटल सरकार ने भी इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया था, लेकिन असमानता कम नहीं हुई। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 12.1% है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6% है। इसमें भी 9.5% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। इसी से दक्षिण के राज्य डरे हुए हैं। एक अनुमानित आंकड़े की अगर माने तो दक्षिणी के राज्यों में परिसीमन के बाद 129 से बढ़कर 184 सीटें हो जाएंगी, वहीं हिंदी पट्टी के राज्यों में 216 से बढ़कर 398 हो जाएंगी। यहाँ एक कड़वा सच ये भी है, अगर ऐसा होता है कि दक्षिण को जनसंख्या नियंत्रित करने की सजा मिलती दिखाई देगी, और ये सजा अगर मिलती है तो देश के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा, लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। विपक्ष और दक्षिण का आरोप ये भी है कि ये परिसीमन का फायदा बीजेपी को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर लोकसभा में 888 सीटें हो जाती हैं तो बहुमत के लिए 445 सीटों की जरूरत होगी, और 398 तो हिंदी पट्टी के राज्यों में हो ही जाएंगी, और फिर बीजेपी को रोकना आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। एक और आंकड़े के मुताबिक फिलहाल दक्षिण से 24% भागीदारी लोकसभा में है, जो परिसीमन के बाद 22% रह सकती है। मतलब सीधे तौर पर 2% भागीदारी दक्षिण की घट जाएगी, जो मौजूदा विपक्ष की सेहत के लिए सही नहीं होगा। और यही कारण है कि दक्षिण के राज्य इस परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन देश में जो नया संसद बना है उसे परिसीमन को देखते हुए ही बनाया गया है, और इसी को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि बीजेपी अजय होना चाहती है, वो हार ना नहीं चाहती। अब आरोप में कितना दम है और परिसीमन के बाद के हालात क्या होंगे, उन पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इस परिसीमन पर बवाल होना तय है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।